लास्ट क्लास तक हम लोग ने बेसिक फॉरफीचर रीइशू वो सब किया था। ठीक है, वहां तक कहानी क्लियर है। ठीक है, जब शेयर्स इशू डेट पार होता है तो क्या कहानी होगा। जब कोई एरियर कर देता है तो उसका पैसा कॉल्स इन एरियर में चला जाएगा। फिर कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है। फॉरफिट करने के बाद समटाइम्स री इशू भी कर देती है। अब जब री इशू करती है, या तो जितना शेयर्स फॉरफिट किया वो सारा री इशू हो जाता है, या फिर उसमें से कुछ शेयर री इशू होगा। जब जब क्वेश्चन री इशू का होगा तो बाय डिफॉल्ट हम लोग को कैपिटल रिजर्व का एंट्री भी करना पड़ेगा। आई बात समझ में? क्लियर है? इफ हम लोग टोटल री इशू कर चुके हैं तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है। जितना शेयर फॉरफीचर क्रेडिट किया, जितना डेबिट किया, डिफरेंस वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन इफ पार्ट री इशू कर रहे हैं तो पहले हम देखेंगे उन पार्ट फॉरफीचर के लिए कितना हमें प्रॉफिट हुआ था, फिर डिस्काउंट उसमें से माइनस करेंगे, तब जाके हमें कितना पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है मिल जाएगा। राइट? अब री इश्यू के टाइम हमने कितना डिस्काउंट दिया, उसके लिए हम लोग को चेक करना है री इश्यू प्राइस। अब री इश्यू प्राइस विद द वर्ड फुल्ली पेड अप होगा तो हम लोग कंपेयर करेगा फेस वैल्यू के साथ में। और ये री इश्यू प्राइस के पीछे वर्ड फुल्ली पेड अप नहीं है तो हम लोग कंपेयर करेगा कॉल्ड अप वैल्यू के साथ में। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब देखो, जो एक नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ लेवल ऑफ क्वेश्चंस है, वहां पे शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, शेयर होल्डर एरियर करता है, कंपनी फॉरफिट कर लेती है और फिर रीइश्यू करती है। राइट? तो प्रीमियम के केस में जिस स्टेज में प्रीमियम आता है उस प्रीमियम अमाउंट को हम किधर डाल देते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनी के लिए रेवेन्यू प्रॉफिट है या कैपिटल प्रॉफिट? रेवेन्यू प्रॉफिट जो डेली होता है, कैपिटल मतलब जो कभी कभी, अब शेयर्स पे तो कभी कभी प्रॉफिट होगा, तो इट्स ए कैपिटल प्रॉफिट ना। हर एक कैपिटल प्रॉफिट को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। नाउ दिस सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट ए फ्री प्रॉफिट, तो बिजनेस जहां मन करेगा वहां उस पैसे को यूज नहीं कर सकता। लॉ में सर्टेन पॉइंट्स लिखा हुआ है, सिर्फ उन्हीं 5 पॉइंट्स के लिए, 5 पर्पस के लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं पे भी यूज नहीं होगा। जब तक ये कोई 5 सिचुएशन नहीं आएगा तब तक बिजनेस में ये सिक्योरिटीज प्रीमियम कंटिन्यू होता रहेगा। आई बात समझ में? क्लियर है? बैलेंस शीट के अंदर में जब आप लोग थर्ड बुक पढ़ोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोल के, ठीक है, उसमें अपन बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ेंगे। राइट? तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट में आप पढ़ोगे एक रिजर्व्स एंड सरप्लस बोल के। राइट? इवन इस चैप्टर के अंदर में भी जब अपन नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ेंगे ना, अभी तक हमने बैलेंस शीट वाला पार्ट नहीं किया, तो वहां पे भी आएगा मालिक लोग के हक में क्या होता है, मालिक का पैसा जो उन्होंने इन्वेस्ट किया, प्लस बिजनेस के जितने भी प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, लॉसेस है वो भी किसके हैं? मालिक का ही तो होता है। पार्टनरशिप में आपने देखा था कि पार्टनर्स कैपिटल इज पार्टनर का पैसा, प्लस बैलेंस शीट में कोई भी रिजर्व्स होता था, पीएनएल का वैल्यू होता था, वो किसको जाता था? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। राइट? तो वो सारे भी किसके हैं? पार्टनर्स के ही हैं। बेसिकली कंपनी के अंदर में भी जो मालिक लोग का पैसा होता है उसको हम दिखाते हैं अंडर शेयर होल्डर फंड। ठीक है? शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर में एक होता है शेयर कैपिटल, एक होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, तीसरा एलिमेंट भी होता है बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस में बैलेंस शीट में दिखाएंगे। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? प्रीमियम का मतलब क्या है? जब भी कंपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा चार्ज करेगा, देन दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज नोन एज प्रीमियम। क्लियर है? और उस प्रीमियम को अपन बैलेंस शीट में कहां दिखाएगा? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर में एक हेड होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। योर मेन हेड इज शेयर होल्डर फंड, सब हेड इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। आई बात समझ में? क्लियर है? देन सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है? अब इसको किस किस पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो वो लिखा हुआ है सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। 5 पर्पस है, आपको कभी भी पूछ सकते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है? अब ये 5 पर्पस कौन से? पहला, देखो ये पॉइंट ऐसे ऐसे होगा। ठीक है? पॉइंट नंबर ए बाद में आएगा, पॉइंट नंबर बी पहले आएगा। फॉर राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस, कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स। मतलब इन शॉर्ट, जब भी आप अपने कंपनी का सिक्योरिटीज इशू करते हो, सिक्योरिटीज का मतलब है शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, 3 तरह का सिक्योरिटीज होता है। जब भी कंपनी ये इशू करता है यानी ऑफर करता है पब्लिक को, तो इसको सर्टेन एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं।
ठीक है, प्रोस्पेक्टस वगैरह बनवाना है, अंडर राइटर को अपॉइंट करना है, राइट, तो उन सब में खर्चा लगता है। तो बोलता है वो सारा एक्सपेंसेस यानी अपनी सिक्योरिटीज यानी शेयर्स एंड डिवेंचर्स को इश्यू करने के लिए कोई भी खर्चा आपने किया है, दैट एक्सपेंसेस कैन बी सेट ऑफ बाय यूटिलाइजिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। मतलब ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, ये पैसा आप यूज कर सकते हो वो सारा एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। क्लियर है? रिलेटेड टू शेयर्स एंड डिवेंचर्स, हमने कोई भी खर्चा किया है शेयर्स इश्यू करने के लिए या फिर डिवेंचर इश्यू करने के लिए, आपने कोई भी एक्सपेंसेस किया है, तो वो एक्सपेंसेस हम लोग राइट ऑफ कर सकता है सिक्योरिटीज प्रीमियम से। क्योंकि ये डेली होगा क्या खर्चा, जब शेयर्स इश्यू करे तभी होगा। बोलता है उस कंडीशन में आप ये पैसा यूज कर लेना। सेकंड, कंपनी स्टार्ट करने से पहले भी बहुत सारा खर्चा करना होता है। आपको एमओए प्रिंट करवाना होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिंट करवाना होगा, आरओसी में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, वहां फीस वगैरह पे करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद जब आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है, उस दिन से हमारा कंपनी इन एग्जिस्टेंस आता है, राइट। आई बात समझ में? तो कंपनी शुरू करने से पहले भी बहुत सारा खर्चा करना होता है। उन एक्सपेंसेस को अपन बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो वो एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं। क्लियर? थर्ड पॉइंट, बोनस शेयर्स बांटने के लिए। बोनस शेयर्स बोले तो फ्री में, फ्री तो उसके लिए है जिसको मिल रहा है, राइट। कंपनी का तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है ना। कंपनी जब फ्री में कोई चीज आपको शेयर्स देगी तो कंपनी के बुक्स में शेयर कैपिटल बोल के लाइबिलिटी तो बढ़ जाएगा ना। शेयर होल्डर्स बढ़ेंगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगा, राइट। तो ये जो बोनस का जो लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो बोलता है ये आप पैसा कहां से निकाल सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। ठीक है। देन पॉइंट नंबर 4, समटाइम्स जब हमें रीपेमेंट करना होता है, इक्विटी शेयर्स का रीपेमेंट नहीं होता, मैंने स्टार्टिंग में बताया था बायबैक होता है, ठीक है। हम असली मालिक को रीपे नहीं कर सकते, बट प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स का रीपेमेंट होता है आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। हमने पढ़ा था वो टाइम पीरियड भी क्या था, 10 साल और 20 साल नहीं था क्या ऐसा कुछ? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए 30 साल था। कैसा भुलक कर लोगे रे, कुछ रिवाइज वाइज नहीं करते हो तुम लोग। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए तो पढ़ा था ना। 20 years is the maximum life of a preference shares और 30 years in case of infrastructure company। यही डिवेंचर्स होता है तो 10 years एंड 30 years है, ठीक है। तो आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, इनको पैसा चुकाना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर्स को एंड डिवेंचर होल्डर को रीपे करना पड़ेगा। अब समटाइम्स कंपनी क्या करता है, एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट फेस वैल्यू से ज्यादा रीपे करता है। जैसे हम इशू कर सकते हैं फेस वैल्यू से ज्यादा, तो हम रीपेमेंट भी फेस वैल्यू से ज्यादा कर सकते हैं। तो फेस वैल्यू से ज्यादा जब आप रीपे करने जाओगे, दैट्स अ लॉस फॉर द कंपनी। यदि तुम 100 रुपए के शेयर्स के बदले में 120 का रीपेमेंट करोगे तो 20 रुपीज तो लॉस है। उस 20 रुपीज को हम सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं बोलते, हम बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट, यानी जब हम रीपेमेंट कर रहे हैं तो प्रीमियम पे कर रहे हैं, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, दैट्स एन लॉस फॉर द कंपनी, एक्सपेंस फॉर द कंपनी। बोलता है इफ आप फ्यूचर में प्रीमियम पे रिडम्पशन करोगे यानी एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे as compared to the face value, then that extra amount can be utilized from securities premium। आई बात समझ में? पॉइंट नंबर 4 क्लियर है? हाँ, जब फ्यूचर में रीपेमेंट करने जाओगे आप प्रेफरेंस शेयर्स को या डिबेंचर होल्डर को, इफ आप फेस वैल्यू से ज्यादा रीपे कर रहे हो, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो तो कंपनी के लिए नुकसान है, वो लॉस के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट यूज कर सकते हो। क्लियर है? एंड द लास्ट पॉइंट, फॉर बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। बायबैक करने का मतलब मार्केट से आप अपने ही शेयर्स खरीद रहे हो, जनरली इक्विटी शेयर्स होता है। अब मार्केट में यदि आपको अपने ही शेयर्स वापस खरीदने, इन शॉर्ट योर एम इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ शेयर होल्डर। अब कोई आपको क्यों बेचेगा, ऐसे तो बेचेगा नहीं। उसको समझ में आ गया यदि हम बायबैक कर रहे हैं इसका मतलब कंपनी में सॉलिड पैसा है, बिना पैसा हम बायबैक की सोच ही नहीं सकते। यदि पैसा है तो कोई मुझे क्यों बेचेगा, वो तो ये सोचेगा कंपनी के पास पैसा तो कंपनी और ग्रो करेगी, उसका शेयर वैल्यू मार्केट में और बढ़ेगा।
अब एक ही तरीका है, आप उसको लालच दो कि भाई साहब देखो मार्केट में आज शेयर प्राइस चल रहा है 200 रुपए, मैं तेरे से 300 रुपए में आज खरीदने के लिए तैयार हूं। कोई तो होगा जो बोलेगा अच्छा ठीक है 200 के बदले में 300 मिल रहा है ना, और कोई होगा सोचेगा साला 200 का मार्केट प्राइस में मेरे को आज 300 दे रहा है, यानी शेयर प्राइस तो इससे भी ऊपर जाएगा, तो मुझे नहीं बेचेगा। दैट्स एन ऑप्शन, राइट। तो कंपनी जब बायबैक करता है इट हैज टू बी हायर वैल्यू, बिकॉज मार्केट प्राइस से लोअर तो हो ही नहीं सकता और मार्केट प्राइस से बराबर में भी नहीं हो सकता। सपोज तुम्हारे पास कोई एक फोन है, वो मार्केट में 10,000 में बिक जाएगा, कोई दोस्त तुमको बोले कि यार ये मेरे को 10,000 में बेच दो, क्यों बेचो, पड़ा है 10,000 में तो मार्केट में बिक जाएगा। वो बोले 9,000 में बेच दो, वाई विल यू सेल, मार्केट में जाके बेचोगे। वो बोलेगा 15,000 में मुझे बेच दो, तब लालच आएगा ना, मार्केट में तो यार आज तो 10,000 ही मिलेगा ना, कल का किसने देखा है, कल मार्केट प्राइस गिर भी तो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं बहुत बार, उसी को कंपनी क्या खरीदती है, खरीद लेती है, दैट इज बायबैक। जब मार्केट प्राइस से हायर वैल्यू में कंपनी खरीदता है तो उसको हम बोलते हैं बायबैक, अपने ही खुद के शेयर्स को कंपनी ने खरीद लिए, राइट। तो अब जब कंपनी के पास लौट के वो शेयर्स आ गए तो शेयर होल्डर कम हो गए ना, राइट। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है कंपनी का तो नुकसान हुआ ना, तो उस नुकसान के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं। ऑनली एंड ऑनली ये 5 पॉइंट की वजह से सॉरी, ये 5 पॉइंट्स के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हो। फिर से रिवाइज करते हैं। पहला, कोई भी शेयर्स या डिबेंचर इश्यू करने में, ऑफर करने के टाइम कुछ एक्सपेंसेस हमने किए, तो वो एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, कंपनी स्टार्ट करने से पहले आपने कोई भी खर्चा किया तो उन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, फ्यूचर में यदि आप कुछ बोनस बांट रहे हो, शेयर होल्डर को फ्री में शेयर्स दे रहे हो, तो वो जो फ्री शेयर्स देने के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हो। फ्यूचर में जब आप रीपेमेंट करने जाओगे प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स का, इफ आप फेस वैल्यू से ज्यादा रीपे कर रहे हो तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हो। या फिर अपने ही शेयर्स आप बायबैक कर रहे हो मार्केट से एंड दैट हैज टू बी द हायर वैल्यू, तो वो हायर अमाउंट का लॉस सेट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में, ये दिमाग में सेट रहना चाहिए 5 पॉइंट। सेक्शन 52 सबसेक्शन 2। हाँ, जो पॉइंट 4 है, हाँ, जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, ये आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी नहीं होता। बेसिकली तो प्रॉफिट ही है सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो इट्स अ कैपिटल प्रॉफिट। जो नॉर्मल जो हर साल उसको जो मिलता है अमाउंट, उसमें और ये 20 इयर्स का जो रिडम्पशन अमाउंट है, इसमें क्या difference? जो हर साल जो मिलेगा वो डिविडेंड बोलता है, उसीलिए तो उसने कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा। यदि आज मैं तुमसे 200 रुपए समझ लो 2 लाख रुपए लोन ले लूं, ठीक है, और मैं बोलूं 10 साल बाद मेरे से ले जाना, तो हर साल मेरे को कुछ देना है क्या, मत लो, 10 साल बाद दूंगा ना, तुम्हारा 2 लाख रुपए सिक्योर्ड पड़ा है मेरे पास में। तुम बोलेगा कोई बात नहीं भैया मेरे पास भी सिक्योर्ड है, आपके पास 10 लाख रखूंगा और 10 साल बाद मुझे 2 लाख रुपए रखूंगा आज, और 10 ईयर्स के बाद आप मुझे 2 लाख ही दोगे, और हर साल मुझे कुछ नहीं दे रहे हो, तो मैं क्यों रखूं आपके पास में। रिटर्न में व्हाट विल यू एक्सपेक्ट, इंटरेस्ट तो मिले ना। सिमिलरली ये प्रेफरेंस शेयर कंपनी को पैसा क्यों दिए होंगे, बदले में कुछ तो चाहिए, खुद का प्रिंसिपल वैल्यू तो चाहिए ही, प्लस हर साल उनको क्या चाहिए, डिविडेंड, नॉट इंटरेस्ट, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर द ओनर्स, तो उनको इंटरेस्ट नहीं मिलता, उनको डिविडेंड मिलता है, वेर एज डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है। समझ में, क्लियर है, 5 पॉइंट क्लियर है। इफ क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम लोग हमेशा प्रीमियम को कौन से स्टेज में मानेंगे, अलॉटमेंट वाला स्टेज में, ठीक है। एप्लीकेशन के साथ नहीं मानेंगे, कॉल के साथ नहीं मानेंगे, कहां मानेंगे, अलॉटमेंट के साथ में। क्लियर है, क्वेश्चन साइलेंट है कि अलॉट प्रीमियम किस स्टेज में कंपनी कलेक्ट कर रहा है, तो हम लोग हमेशा अलॉटमेंट वाले स्टेज में कलेक्ट करेंगे। ये क्लियर है। देन और एक चीज, once the premium amount is received by the company it is not refunded at the time of forfeiture। फॉरफीचर के टाइम में जो पैसा कंपनी को मिल चुका है क्या कंपनी वो रिटर्न करती है क्या, नहीं करती ना। अभी तक हमने फॉरफीचर का एंट्री में क्या सीखा, जितना पैसा शेयर होल्डर दे चुका है वो पैसा फिर हम कहां डाल देते हैं, शेयर फॉरफीचर क्या नेचर का अकाउंट है, उसमें मैंने क्या डाला, वो जो पैसा मुझे मिल गया था जो मुझे रिटर्न नहीं करना पड़ा, वो पैसा मेरे लिए क्या है, जो पैसा शेयर होल्डर ने मुझे दे दिया और जो मुझे रिटर्न नहीं करना पड़ा, शेयर प्रॉफिट है ना मेरे लिए। तो कैसा प्रॉफिट है, रेवेन्यू या कैपिटल,
डेली थोड़ी कमाऊंगा ये पैसा, डेली तो भाई गुड्स बेच के कमाऊंगा, फॉरफीचर करने का काम थोड़ी ना मेरा। तो फॉरफीचर में जो प्रॉफिट हो इट्स अ कैपिटल प्रॉफिट। तो शेयर फॉरफीचर भी तो एक कैपिटल प्रॉफिट वाला अकाउंट है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कौन सा अकाउंट है? कैपिटल प्रॉफिट। दोनों का नेचर सेम है ना, दोनों का नेचर सेम है। तो एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर यदि किसी बंदे ने अपना पैसा नहीं दिया तो हम फॉरफिट कर रहे हैं। उसने प्रीमियम पोर्शन दे रखा है, राइट? तो बताओ क्या ये प्रीमियम का पैसा रिटर्न करना है क्या? नहीं करेंगे। क्या ये प्रीमियम का पैसा मुझे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डालना चाहिए क्या? नहीं। अरे दोनों का नेचर सेम ही है ना। मैंने ऑलरेडी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डाला है, उधर से निकाल के मैं फॉरफीचर अकाउंट में क्यों डालूं? अभी तो दोनों समझाया ना, दोनों का नेचर सेम है। सिक्योरिटीज प्रीमियम इज माय कैपिटल प्रॉफिट अकाउंट, शेयर फॉरफीचर इज माय कैपिटल प्रॉफिट अकाउंट। तो एक बार प्रीमियम मिल गया और प्रीमियम अकाउंट में पैसा जा चुका है, तो क्या कोई लॉजिक बनता है इससे निकाल के शेयर फॉरफीचर में डालना? नहीं ना। क्लियर है? तो पहला पॉइंट तो क्या लिखा हुआ है कि एक बार कंपनी को प्रीमियम का पैसा मिल गया तो कंपनी रिटर्न नहीं करता। जैसे कि सपोज कहीं पे क्रिकेट मैच होना था, ठीक है, आपने 1,000 रुपए का टिकट 3,000 में खरीदा, मैच हुआ ही नहीं बारिश की वजह से, कितना मिलेगा वापस? 1,000 ही मिलेगा आप फेस वैल्यू। आपने ब्लैक में खरीदा 3,000 में, 1,000 का टिकट 3,000 में, तो आपने ब्लैक में खरीदा ना, ब्लैक का पैसा मिलेगा क्या? 2,000 जो एक्स्ट्रा पे किया, मैक्स टू मैक्स आपको कितना मिलेगा? 1,000 ही मिलेगा ना। सिमिलरली कंपनी के केस में इफ एक बार कंपनी को प्रीमियम का पैसा मिल गया तो कंपनी वो प्रीमियम अमाउंट रिटर्न नहीं करता। प्लस फॉरफीचर के टाइम में भी, फॉरफीचर के टाइम में भी उसको फिर से फॉरफीचर अकाउंट में नहीं डालता, वो गया प्रीमियम में जो गया, राइट? लेकिन सपोज किसी ने प्रीमियम का पैसा ही नहीं दिया, लेट्स से एक है जय और एक है देवांश, ठीक है? दिव्यांश है ना, वो देवांश भी एक स्टूडेंट है, दिव्यांश, दो है, ठीक है? इन लोगों के पास सर्टेन शेयर्स थे। कंपनी ने 3 रुपए एप्लीकेशन में मंगवाया, अलॉटमेंट में 2+3, 2+3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपए। ये ठीक है? जय ने क्या किया, एप्लीकेशन मनी पे कर दिया कंपनी को, अलॉटमेंट मनी पे कर दिया। अभी मैं इधर 1 शेयर्स की एग्जांपल ले रहा हूं, उनके पास एक एक शेयर्स है, और जय ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी पे नहीं किया, ठीक है? दिव्यांश ने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, कंपनी ने उसके शेयर्स फॉरफिट कर, राइट? अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक बंदे ने प्रीमियम पोर्शन तो दे दिया लेकिन बाकी का स्टेज नहीं दिया, तो कंपनी ने शेयर्स फॉरफिट कर लिए। एक बंदे ने 2 स्टेज का पैसा नहीं दिया, उस 2 स्टेज में से एक स्टेज में तो प्रीमियम भी था, यानी उसने प्रीमियम दिया ही नहीं। तो जय का प्रीमियम मिल चुका है कंपनी को, वो प्रीमियम अमाउंट किस अकाउंट में जा चुका होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या अब उसको छेड़ना है? भूल जाओ। लेकिन दिव्यांश का प्रीमियम का पैसा मिला क्या कंपनी को? लेकिन आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम तो क्रेडिट किया था। ड्यू एंट्री में जब दिव्यांश का आपने पैसा ड्यू किया तो क्या एंट्री किया होगा? अलॉटमेंट वाले स्टेज में क्या एंट्री किया होगा दिव्यांश के लिए? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 रुपए, टू शेयर कैपिटल 2 रुपए, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 3 रुपए। लेकिन ये प्रीमियम का पैसा तो इसने दिया नहीं। नेक्स्ट एंट्री क्या किया आपने इसके लिए? नेक्स्ट एंट्री फॉर दिव्यांश अलॉटमेंट ड्यू करने के बाद, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो एक बात बताओ, पैसा भी नहीं मिला और अननेसेसरी हमारे बुक्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट हुआ हुआ है, क्या प्रीमियम में पैसा आया क्या? गलत क्रेडिट हुआ हुआ है ना, हटाना पड़ेगा इस अकाउंट को, क्योंकि मेरा प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है। तो मैं प्रॉफिट बढ़ क्यों रहा है, क्रेडिट क्यों किया? खत्म करना पड़ेगा ना उस प्रॉफिट को। दैट्स माय पॉइंट नंबर 7। इफ द एरियर इज मेड फॉर द पेमेंट ऑफ प्रीमियम,
then such portion of premium amount is reversed at the time of forfeiture. यानी जब हम फॉरफिट करेंगे तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट वापस बंद करना पड़ेगा। जैसे हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट बंद करते हैं ना, उम्मीद का अकाउंट है कि पैसा देगा देगा देगा, जब हमने शेयर्स ही फॉरफिट कर लिया तो अब उम्मीद रखना है, तभी तो हम क्या करते हैं, फॉरफिचर का एंट्री में कॉल्स इन एरियर बंद कर देते हैं। सिमिलरली इफ कोई शेयर होल्डर ने अपना प्रीमियम पोर्शन नहीं दिया, उतना प्रीमियम पोर्शन हमने ऑलरेडी ड्यू एंट्री में तो क्रेडिट कर रखा होगा, लेकिन बैंक में तो आया नहीं है, तो अननेसेसरी जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो मेरा प्रीमियम अकाउंट तो ज्यादा दिखा रहा है ना, बट उतना प्रॉफिट तो हमें हुआ ही नहीं क्योंकि मिला ही नहीं है। तो एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर हम क्या करेंगे, वो प्रीमियम अकाउंट को रिवर्स करेंगे। समझेंगे विद द क्वेश्चंस भी, बट मोटा मोटी समझ में आया क्यों रिवर्स करना है। बट जे के केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम मिल चुका है, और प्रीमियम एक बार सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला गया तो वो कैपिटल प्रॉफिट है, तो फॉरफीचर में भी लाके क्या करो, वो भी तो कैपिटल प्रॉफिट ही है। आई बात समझ में? पॉइंट नंबर 7 थोड़ा बहुत समझ में आता है, विद द क्वेश्चन और समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी तक जितना पॉइंट डिस्कस किया, पॉइंट नंबर 7 को फिर भी छोड़ दो, बाकी पॉइंट समझ में आता है क्या? पॉइंट नंबर 7 विद जर्नल एंट्रीज आएगा, उसमें सिली मिस्टेक्स करते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा, प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ। प्रो राटा अलॉटमेंट के केस में यदि अलॉटमेंट के स्टेज में एक फेस वैल्यू पोर्शन है और एक प्रीमियम पोर्शन है, तो उसने जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी दिया है शेयर होल्डर ने, आप किसके साथ, और सपोज 1 रुपए भी वो अलॉटमेंट का नहीं दे रहा, भैया क्या बोल रहे हो, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, ओके फाइन। दिव्यांश, उसने कंपनी में अप्लाई किया 500 शेयर्स के लिए, कंपनी ने उसको अलॉट किया 300 शेयर्स, ठीक है। एप्लीकेशन पे 3 रुपए था, अलॉटमेंट में 3+2, ठीक है। फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए, कहानी खत्म, ठीक है। अब दिव्यांश ने क्या किया, अपना एप्लीकेशन मनी दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फिर फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, और कंपनी ने उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। लिख लो बाबा, छोटू सा एग्जाम्पल। चलो ये नोट्स के जितना तो जगह छोड़ना, भी आप ये लिखोगे नोट्स, लगभग 1.5 पेज या 2 पेज ही समझ लो। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, ठीक है। अब एक बात बताओ, सिर्फ इस छोटे से एग्जाम्पल को स्टेप बाय स्टेप हमें जर्नल करना होगा तो क्या क्या करेंगे? चलो पहले एग्जाम्पल लिख लो फटाफट। आज इतना जन ऑनलाइन कैसे आ गया? एग्जाम्पल लिखा, स्टेप बाय स्टेप हमें एंट्री करना होगा। कंपनी एंट्री करेगी तो पहला एंट्री क्या करेगी, रिसीव एंट्री एप्लीकेशन का क्या होगा? हाँ, कौन सा मूवी देखता रहता है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वैल्यू कैसे आएगा? 500 × 3, 1500,
क्लियर है ये? अगला एंट्री कंपनी क्या करेगा? अच्छा मैं इधर लिख देता हूं, दिस इज प्रोराट, ठीक है। तो ट्रांसफर एंट्री क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना, 1500 टू शेयर कैपिटल कितना, यस 300 शेयर ही तो दे रहा है कंपनी, 3 रुपए करके 900, तो बाकी शेयर अलॉटमेंट में चला गया। ठीक है। तीसरा एंट्री कंपनी क्या करेगी? अलॉटमेंट ड्यू करेगा कितने रुपए से, कितना तो बताओ, 300 इंटू 5, उतना ही तो शेयर्स है उसके पास, और अलॉटमेंट का स्टेज में 5 रुपए था, टू शेयर कैपिटल में कितना, 900, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 600, यही एंट्री होगा। यहां तक क्लियर है? अब क्या वो अलॉटमेंट का पैसा दे रहा है? 1 रुपए भी नहीं दे रहा। व्हाट विल बी द एरियर ऑन अलॉटमेंट? 900, क्योंकि 600 रुपए तो कंपनी के पास पड़ा है ना पहले से इसका। अभी देखो एक शेयर होल्डर का कर रहे हैं, बहुत क्वेश्चन इजी लगेगा, बट थोड़ी ना एग्जाम में ऐसे इंडिविजुअल का करते हैं हम तो सारा शेयर होल्डर का एक साथ एंट्री करते हैं, तो वहां थोड़ा सा फोकस रहना पड़ेगा। अब 600 तो उसका एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के पास पड़ा था, वो अपना 1 रुपए भी अलॉटमेंट का स्टेज में नहीं दे रहा। कंपनी बोलता है कोई बात नहीं, तेरा 600 पड़ा है, वो एडजस्ट हो गया, और बाकी 900 कंपनी के लिए क्या है, उम्मीद, कॉल्स इन एरियर। इससे मेरा अलॉटमेंट अकाउंट भी बंद हो गया। 1500 से डेबिट किया था, 600 पहले ही क्रेडिट कर चुके, और 900 और क्रेडिट कर दिया, तो 1500 हो गया पूरा मैच। क्लियर है यहां तक? अब क्या करेंगे? बोलो क्या करोगे? फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। हाँ, और फ्यूचर के टाइम पे जो 600 रुपीज है वो शेयर कैपिटल का पार्ट में गिना जाएगा। वही तो मेन क्वेश्चन था करने का लॉजिक। ठीक है, फॉरफीचर के टाइम सोचेंगे, वहां फंसेंगे तब, अभी तो कोई दिक्कत है नहीं। यहां तक क्लियर है? हम्म। एंट्री कितने से, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 300 इंटू 4, 1200। यहां तक ठीक है? रिसीव एंट्री क्या होगा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहां तक कोई डाउट? बेसिक चल रहा था। अब फॉरफीचर का एंट्री, फॉरफीचर का एंट्री हम कैसे करते हैं? इसका अकाउंट बंद करना है कंपनी के बुक्स में, ये शेयर कैपिटल है, तो इसका अकाउंट बंद करेंगे तो क्या करेंगे?
डेबिट होगा, देखते जाना आराम से। शेयर कैपिटल में क्या आता है? कॉल्ड अप वैल्यू, ठीक है। कॉल्ड अप, पेड अप, ये सब हम फेस वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। कॉल्ड अप वैल्यू, अब कुछ लोग बोलेंगे भैया 12 रुपए है ना कॉल्ड अप, सारा स्टेज ही तो मंगवाया। नहीं, वी से फेस वैल्यू से रिलेटेड चेक करना होता है हमेशा, बिकॉज शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा डालते हैं? ओनली द फेस वैल्यू। तो अब जब वापस डेबिट करोगे तो यहाँ प्रीमियम आ सकता है क्या? जब हमने बार बार शेयर कैपिटल क्रेडिट किया तो उसमें फेस वैल्यू ही डाला ना। तो यहाँ पे जब हम कॉल्ड अप वैल्यू की बात करें तो हम फेस वैल्यू की बात करते हैं हमेशा, बिकॉज जहां जहां शेयर कैपिटल आएगा वी ओनली टॉक अबाउट फेस वैल्यू। तो 300 शेयर और उससे पूरा 10 रुपए कॉल्ड अप था, 3,000। ठीक है, एक लाइन ऐसी छोड़ रहा हूं, मुझे कुछ समझाना है। उससे रिलेटेड एक उम्मीद का अकाउंट था, सॉरी कितना था, 1200 प्लस 900, 2100 टू शेयर फॉरफिट। ठीक है, अब देखना ऐसा खत्म नहीं हुआ कहानी। हमने पॉइंट नंबर 7 में कुछ लिखा था, क्या था? इफ एनी एरियर इज मेड फॉर द पेमेंट ऑफ प्रीमियम, then such portion of premium amount is reversed at the time of forfeiture। और फिर इंपॉर्टेंट नोट लिखा, in case of pro rata allotment excess application money is first adjusted with face value, then if any left will be adjusted with premium। क्या क्या लिख देते हो भैया। ठीक है, समझते हैं, कुछ तो लिखा है लॉजिकली। पहले मुझे ये बताओ, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिलेटेड टू दिव्यांश कितना था कंपनी के पास? 200 इंटू 3 रुपए करके तो था, 600 ही तो था। अरे भाई उसने 500 के लिए अप्लाई किया, 300 अलॉट हुआ, तो एक्सेस कितना हुआ? 200 एप्लीकेशन और 3 रुपए करके, तो मतलब 600 रुपए। ठीक है भैया, 600 रुपए। अब ये 600 रुपए हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, लेकिन प्रॉब्लम ये था अलॉटमेंट में दो चीज है, वन इज फेस वैल्यू एंड अदर वन इज प्रीमियम। ये 600 एडजस्ट किसके साथ किया ये चेक करना जरूरी है, क्योंकि यदि प्रीमियम का मिल गया तो वो प्रीमियम का अकाउंट में जा चुका है, तो एक बार जा चुका तो उसको छेड़ ही नहीं सकते। और यदि नहीं गया तो हमने तो जबरदस्ती फिर प्रीमियम एक्स्ट्रा क्रेडिट कर रखा है, उसको कम करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं, हमने उससे अलॉटमेंट ड्यू किया, इसमें दो पार्ट है, एक फेस वैल्यू और एक, फेस वैल्यू का कितना था? 300 इंटू 3 900, और 2 रुपए प्रीमियम था, 300 इंटू 2 टोटल 1500 से ड्यू किया था। अब क्या उसने 1 रुपए भी अलॉटमेंट का स्टेज का दिया? तो कंपनी ने क्या किया, जो पहले से पड़ा था वही पैसा एडजस्ट किया। अब पहले से कितना पैसा पड़ा है कंपनी के पास? ये 600 रुपए। अब एक बात बताओ, ये 600 कंपनी किसके साथ एडजस्ट करेगा? वही मैंने नोट में लिखा। अब कोई बोलेगा भैया इसके साथ भी तो कर सकता है, भैया कंपनी ऐसे क्यों नहीं करती 300 रुपए इसके साथ, 300 रुपए इसके साथ, या फिर 400 इसके साथ, 200 इसके साथ, या पहले 600 इसके साथ फिर कुछ होता है तो इसके साथ? ऐसा नहीं होता है। देखो, जब इंसान डूब रहा होता है ना, सपोज आपने अपने किसी दोस्त को लोन दिया है, ठीक है, 10 लाख रुपए का लोन दिया, और उससे आपको 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट भी मिलना है, यानी टोटल 11 लाख रुपए मिलना है। अब वो इंसान डूब रहा है, आप भगवान से क्या प्रार्थना करो? कम से कम 10 लाख ही मिल जाए, जो मेरा खुद का पैसा था वही मिल जाए। प्रॉफिट गया भाड़ में, बाद में कमा लूंगा प्रॉफिट, लेकिन जो पैसा दिया था प्रिंसिपल वैल्यू एटलीस्ट उतना तो मिल जाए, उतने में भी खुशी मिलेगा ना, राइट? तो सेम चीज यहां पे, कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है, अब कंपनी बोलता है ये बंदे से कुछ आ तो नहीं रहा, तो कंपनी पहले प्रॉफिट का सोचेगी या पहले प्रिंसिपल का? समझ में आया? तो दैट्स व्हाई द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज फर्स्ट एडजस्टेड विद फेस वैल्यू पोर्शन। यहां हमने क्या किया, माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी
600, इसका मतलब यहां के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो मेरा एरियर कितना हो गया, 300 इधर, 600 इधर, टोटल 900 का एरियर। इसका मतलब आपने अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट तो किया, लेकिन उससे रिलेटेड 1 रुपए भी आपको नहीं मिला है। तो अननेसेसरी प्रीमियम यानी प्रॉफिट अकाउंट ज्यादा क्रेडिट हो रखा है ना। तो वही था पॉइंट नंबर 7। क्या लिखा था आपने पॉइंट नंबर 7? कोई भी एरियर यदि कर रखा है तो प्रीमियम से रिलेटेड एरियर हम फॉरफीचर के टाइम क्या करेंगे, रिवर्स। अब हमने एक्स्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट कर रखा था, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर वो वापस डेबिट हो जाएगा, जितना प्रीमियम का एरियर है। यहां पे तो पूरा 600 है प्रीमियम का एरियर। अब बचा हुआ पैसा मेरे फॉरफीचर में आ जाएगा, यानी इन शॉर्ट फॉरफीचर में भी कौन सा पैसा आता है, सिर्फ फेस वैल्यू पोर्शन का पैसा जो कंपनी को मिल चुका है। क्योंकि प्रीमियम का पैसा तो यदि मिला होगा तो वो प्रीमियम अकाउंट में जा चुका होगा, और मैंने बोला प्रीमियम से फॉरफीचर में नहीं लेके आना है। तो इन शॉर्ट फॉरफीचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट आएगा, सिर्फ फेस वैल्यू पोर्शन जो कंपनी को मिल चुका है। अब यहां पे कंपनी को कौन सा फेस वैल्यू मिला, एप्लीकेशन का 300 इंटू 3 900 रुपए, और प्लस अलॉटमेंट से रिलेटेड 600 रुपए फेस वैल्यू का मिल गया। तो 900 प्लस 600 1500, और इसका भी तुम कैलकुलेशन करोगे, इन दोनों को प्लस करके ये माइनस करोगे तो बैलेंसिंग कितना आ रहा है, ये लिखा हुआ था उस नोट्स। दिस एंट्री रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज जो घूमता है सारा कहानी इस एंट्री के लिए घूमता है, और ये वर्किंग नोट इज द की। जब जब एरियर है और स्टेजेस में प्रीमियम और फेस वैल्यू दोनों है, तो हम लोग को ये अलग अलग करके समझना पड़ेगा कि भाई कौन सा स्टेज में कौन सा अमाउंट मिल चुका है। समझ में आया? स्लाइड भी यदि आधा भी समझ में आया है तो विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते ऐसा वर्किंग नोट बनाते बनाते रिदम आ जाएगा। बट लॉजिक समझ में आया क्या कि हमने क्यों इतना वर्किंग नोट किया ये, वरना हमें पता ही नहीं चलता, अननेसेसरी मेरे बुक्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट रहता ना। आई बात समझ में? भाई मैं मेरा प्रॉफिट क्यों क्रेडिट होगा जब मुझे प्रॉफिट मिला ही नहीं है, तो मुझे तो वो प्रॉफिट अकाउंट बंद करना पड़ेगा ना उतना अमाउंट से। इसलिए हम फॉरफीचर के टाइम रिवर्स कर। कॉन्सेप्ट पूरा समझ गया। बट जब जनरेटर लोग थोड़ा लॉजिकली समझता है, अगर प्रीमियम पार्ट हटा दे तो शेयर कैपिटल मतलब वो जितना से मालिक बना, फेस वैल्यू, हाँ फेस वैल्यू जितना मालिक बना, हाँ उसमें से हम लोग जितना अमाउंट को नहीं दिया वो अलग कर दिया, और जितना वो दे दिया वो अलग कर दिया, दो अलग अलग अकाउंट में चला गया। बट जब हम लोग प्रीमियम का एंट्री करता है तो वो किस, ये जो 600 रुपए है वो बेसिकली कहाँ गया? कॉल्स इन एरियर में। जब तुमने कॉल्स इन एरियर डेबिट किया था तब तो 900 से किया था ना, हाँ। तो उस 900 में कहां से आया, 300 रुपए ये वाला और 600 रुपए ये वाला। इन शॉर्ट हम कॉल्स इन एरियर में तो चाहे प्रीमियम हो चाहे फेस वैल्यू का पोर्शन हो दोनों डालते हैं, लेकिन शेयर कैपिटल एंड शेयर फॉरफीचर अकाउंट में सिर्फ फेस वैल्यू डालते हैं। हाँ ठीक है, अभी विल टेक द एग्जांपल, यदि प्रीमियम पेड होता तो क्या एंट्री होता, ठीक है लेते हैं एग्जांपल। बट ये समझ में आया, बाकी री इशू और वो सब तो सेम कहानी है, कोई दिक्कत नहीं। मेन यही एक एंट्री बदल जाता है। बाकी जब नोट्स आज लिखोगे और जाके रिवाइज करोगे तब दिमाग में सेट होगा कि उस नोट्स का और ये एग्जाम्पल का रिलेशन क्या है। एंड दिस इज द हाईएस्ट लेवल। अब इसके ऊपर शेयर्स नहीं जाता, क्वेश्चंस का लेंथ बढ़ेगा, उसमें 2-3 टाइप के शेयर होल्डर होंगे, एक यहाँ एरियर करेगा एक वहां एरियर करेगा, अलग अलग स्टेजेस में फॉरफीचर हो सकता है। बट इतना ही कहानी, फॉरफीचर का एंट्री हद मार के ये चेंज हो सकता है, दैट्स द मैक्सिमम फॉरफीचर का एंट्री, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी तक हमने जो फॉरफीचर का एंट्री किया वो क्या था, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर,
और अभी हमने एक नया चीज सीख लिया कि समटाइम्स फॉरफीचर का एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट हो सकता है। और वो कब डेबिट होगा? जिस शेयर होल्डर का आप फॉरफिट कर रहे हो उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दे रखा है तभी। इफ प्रीमियम का पैसा दे रखा है तो फॉरफीचर का एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। क्लियर है? अब एक चीज सोचो, इस क्वेश्चन में दिव्यांश ने अलॉटमेंट का एरियर नहीं किया होता, सिर्फ फर्स्ट कॉल का एरियर किया होता, तब क्या कहानी होता फॉरफीचर के टाइम? दिव्यांश ने ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, सिर्फ ये स्टेज नहीं दिया, तब क्या होता? तब प्रीमियम मिल चुका, इसका मतलब कंपनी को पूरा भूल जाओ उसको। फॉरफीचर के टाइम कंपनी क्या एंट्री करता? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से? 10 इंटू 300, 3,000 रुपए। ठीक है? क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम आप डेबिट करना है? जब सिक्योरिटीज प्रीमियम एरियर ही नहीं है तो फॉरफीचर के टाइम डेबिट भी नहीं करना है। टू कॉल्स इन एरियर, कितने से? 1200, 4 इंटू 300, एंड बाकी बचा हुआ शेयर फॉरफीचर में। समझ में आया? जब प्रीमियम का एरियर ही नहीं है तो हम लोग को फॉरफीचर का एंट्री में प्रीमियम डेबिट नहीं करना। यहां तक क्लियर है? अब तुम लोग नोट्स लिखो, फिर इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन है, डोंट वरी। फिर चैप्टर में रह जाता है बैलेंस शीट सीखना। अब इसी के ऊपर में 2-4 क्लास तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर अपन बैलेंस शीट सीखेंगे। जब इसमें रिदम आ जाएगा तब जाके अपन बैलेंस शीट वाले पोर्शन में जाएंगे। एक बार जिसका ये लिखना हो गया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 62 देखो तो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 62 कौन सा है? अ कंपनी इशूड 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। वो 63 है क्या? अच्छा, न्यू बुक 63, ओल्ड बुक 62। न्यू बुक क्वेश्चन नंबर 63, ओल्ड बुक क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, पहले लिख लो फिर साथ में विल रीड द क्वेश्चन। और जिसका लिखा हुआ है वो पूरा क्वेश्चन रीड करो, कुछ करने का जरूरत नहीं, रीड करो क्वेश्चन। हाँ, पढ़ो स्टोरी क्या बोल रहे हैं। हमारे बुक में भी होगा। बोलने नहीं देता। और शेयर्स बहुत अच्छे, जब स्कूल में चले तो अच्छे से रिवाइज करना, तब जाके ही डबल होगा, वरना कोई फायदा नहीं है। ईच एंड एवरी नोट्स, एवरीथिंग।
इसके बाहर कुछ भी नहीं है नोट्स में भी, जो आएगा वो यहीं से पूछेगी। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, सबका फोकस क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए। अ कंपनी इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। इसका मतलब 40,000 शेयर्स ऑफर कर रहा है, फेस वैल्यू 10 रुपए है और इश्यू प्राइस 12 रुपए। ठीक है, एप्लीकेशन पे 3 रुपए चाहिए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब 2 रुपए फेस वैल्यू और 2 रुपए प्रीमियम। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए और सेकंड कॉल पे 3 रुपए। एप्लीकेशंस वेयर रिसीव्ड फॉर 70,000 शेयर्स। टोटल एप्लीकेशंस आया 70,000। अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा टू द एप्लीकेंट फॉर 50,000 शेयर्स, द रिमेनिंग एप्लीकेशंस बीइंग रिफ्यूज्ड। इसका मतलब 50,000 वाले एप्लीकेंट को हमने 40,000 शेयर्स अलॉट कर दिए और बाकी 20,000 एप्लीकेशंस हमने क्या किया, रिफंड कर दिया, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया। आगे बोला है मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज अप्लाइड टूवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। यानी जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी था, जिनको हमने कम शेयर्स दिए, क्योंकि 50,000 वालों को 40,000 दिया है, तो 10,000 वालों का तो पैसा कंपनी के पास पड़ा है ना, तो दैट एक्स्ट्रा मनी विल बी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। ए टू होम 1,600 शेयर्स वेर अलॉटेड। ए को हमने 1,600 शेयर्स अलॉट किया, failed to pay the allotment and call money, right? B to whom 2,000 shares were allotted, failed to pay the 2 calls। तो एक बात बताओ, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहां तक जा रहा है, अलॉटमेंट तक। अब बेचारे ए ने 1 रुपए भी अलॉटमेंट में नहीं दिया और 1 रुपए भी कॉल्स का नहीं दिया। तो एक बात बताओ, इसका कुछ पैसा तो कंपनी के पास पड़ा होगा ना पहले से। उसको अलॉट हुआ है 1,600, क्या उसने 1,600 के लिए अप्लाई किया होगा क्या, ज्यादा के लिए अप्लाई किया होगा, राइट? तो वो निकालना पड़ेगा। लेकिन मिस्टर बी का कॉल्स में एरियर है, तो उसमें कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी कॉल्स तक गया है क्या? एक्सेस एप्लीकेशन मनी तो अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट हो गया और बचा हुआ पैसा मिस्टर बी ने अपना अलॉटमेंट का दे दिया, राइट? यानी उसका तो डायरेक्ट एरियर निकल जाएगा। आगे बोल रहा है द शेयर्स ऑफ ए एंड बी वेर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल वाज मेड। यानी सेकंड कॉल किया, जिन्होंने दिया दिया, नहीं दिया, किसने नहीं दिया, ए और बी ने नहीं दिया, उसके बाद हमने उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। देन 3,000 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स। देखो ए के पास कितने शेयर्स थे, 1,600, और बी के पास, तो टोटल कितना हुआ, 3,600 शेयर्स हमने फॉरफिट किया। हम री इशू कितना कर रहे हैं, 3,000। क्या हम जितना फॉरफिट किया सारा री इशू कर रहे हैं, पार्टली री इशू हो रहा है। 3,000 of the forfeited shares were reissued at ₹8 per share fully paid up। इसका मतलब डिस्काउंट ऑन री इशू कितना हुआ, 2 रुपए। 10 रुपए का चीज हम 8 रुपए में दे रहे हैं, फेस वैल्यू 10 था, तो 10 का चीज 8 में दे रहे हो तो 2 रुपए का डिस्काउंट। द री इशूड शेयर्स इंक्लूड ऑल ऑफ ए शेयर। इसका मतलब 3,000 शेयर्स जो आप री इशू कर रहे हो, उसमें ए का पूरा 1,600 है और बी का कितना है, 1,400 शेयर्स। बी का हमने फॉरफिट कितना किया, 2,000, उसमें से रीइश्यू कितना कर रहे हैं, 1,400, यानी उसी में कुछ गोलमोल होगा, एंड दैट्स नॉर्मल, बाकी जर्नलाइज करना अपन को। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ में आता है कि मेरा जो वर्किंग नोट बनेगा वो कौन से पोर्शन में कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग नोट है, सिर्फ ए के लिए, क्योंकि ए में अलॉटमेंट में एरियर है और उसी स्टेज में प्रीमियम भी था, प्लस उसका कुछ एक्स्ट्रा मनी कंपनी के पास पड़ा था, राइट? जब ये दो कंडीशन मैच हो जाए, एक तो प्रोराटा प्लस जिस स्टेज में एरियर है उस स्टेज में प्रीमियम भी हो और उसका कुछ पोर्शन पहले ही मिल रखा हो, तब जाके हमें वर्किंग नोट चाहिए। अदरवाइज पूरे क्वेश्चन बिना वर्किंग नोट हम बना सकते हैं। ठीक है, देखो नॉर्मल फ्लो में चलते हैं, जब वर्किंग नोट जरूरत पड़ेगा वो फॉरफीचर के टाइम जरूरत पड़ेगा मुझे, राइट? और चाहिए तो अपन पहले भी बना सकते हैं। ए और ए के लिए बनाते हैं,
सिर्फ वर्किंग नोट पोर्शन बना रहा हूं मैं। फॉर मिस्टर ए, एक बात बताओ, मिस्टर ए को कितने अलॉटेड है शेयर्स? तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? यूनिटरी मेथड सिखाया था मैंने। भाई थोड़ा पीछे जाओ, जब नहीं याद आ रहा है जबरदस्ती देखो अप्लाइड और अलॉटेड पोर्शन में कैसे निकालते थे यूनिटरी मेथड में। अपने मेमोरी को थोड़ा सा रिफर्बिश करो, कहीं तो किया होगा। किया था ना ऐसे, यूनिटरी मेथड। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, अलॉटेड। तो टोटल अलॉटेड कितना था प्रोराटा कैटेगरी का? 40,000। और टोटल अप्लाइड कितना था? 50,000। इफ अलॉट 40,000 होता तो अप्लाई कितने के लिए करना पड़ेगा? 50,000 के लिए। तो इफ अलॉट एक शेयर होगा तो अप्लाई कितने के लिए करना होगा? 50,000 डिवाइडेड बाय 40,000। इफ अलॉट 1600 हुआ है तो अप्लाई कितने के लिए किया होगा? यूनिटरी मेथड। जो चीज दिया हुआ है उसी को तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में पकड़ना है, और जो चीज निकालना है वो आप राइट हैंड साइड में पकड़ो। आपके पास टोटल अप्लाइड पता है, टोटल अलॉटेड पता है, उसी कैटेगरी में से तो मिस्टर ए आया है। मिस्टर ए कौन सी कैटेगरी का है? प्रो राटा कैटेगरी। और प्रो राटा कैटेगरी में क्या था? टोटल अप्लाई 50,000। बिकॉज प्रो राटा वाले तो 50,000 ही है, बाकी तो 20,000 हम रिफंड कर रहे हैं। इनको टोटल अलॉट कितना किया हमने? तो यही तो प्रो राटा कैटेगरी था, इसी में से तो वन ऑफ द शेयर होल्डर इज मिस्टर ए, राइट। तो हमें जो चीज निकालनी है वो राइट हैंड साइड में, जो चीज दिया हुआ है वो लेफ्ट हैंड साइड में। तो वही तो किया। कितना आया ये? 2,000 शेयर्स। ये ऑलमोस्ट हर इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन में रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन अप्लाइड देगा, अपने को अलॉटेड निकालना पड़ेगा। कभी क्वेश्चन अलॉटेड देगा तो अपने को अप्लाइड निकालना पड़ेगा, इफ क्वेश्चन प्रो राटा कैटेगरी का है तो, राइट। तब एक बात बताओ, एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ मिस्टर ए कितना होगा? 400 इंटू 3। अरे भाई उसने 2,000 के लिए अप्लाई किया और उसको 1,600 शेयर्स मिले, तो एक्स्ट्रा तो 400 एप्लीकेशंस, और पर एप्लीकेशन 3 रुपए करके था। ये इतना एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। अब मुझे तो खाली सेकंड स्टेज पे ही प्रॉब्लम था, अलॉटमेंट। जब हमें बाकी किसी चीज के लिए वर्किंग नोट चाहिए ही नहीं, इसी से मेरा काम हो जाएगा। फिर लास्ट में कैपिटल रिजर्व के टाइम चाहिएगा, दिमाग लगाएंगे। अब जब हमने अलॉटमेंट ड्यू किया, एक फेस वैल्यू है, एक प्रीमियम है और एक टोटल है। बिकॉज जनरली इस कैटेगरी के क्वेश्चंस या इस टाइप के क्वेश्चंस को टेबल बना के भी सिखाया जाता है। फिर आप टेबल में सारी वैल्यूज को प्लॉट करते हो। दिमाग को ट्रेंड ही मत करो, दिमाग को ट्रेन करो कि एकदम नॉर्मल क्वेश्चन का लैंग्वेज समझो, स्टोरी समझो, कि मेरे को जो चीज चाहिए वहां तक पहुंचना है। अब यहाँ पे जब हमने अलॉटमेंट ड्यू किया तो फेस वैल्यू का कितना ड्यू किया?
मिस्टर ए के लिए 2 रुपए करके इंटू 1600 शेयर दिए ना मिस्टर ए के पास। तो यहां हम सिर्फ मिस्टर ए की बात कर रहे हैं, टोटल भूल जाओ अब, सिर्फ फोकस ऑन मिस्टर ए। जैसे हमने दिव्यांश का क्वेश्चन किया था तो दिव्यांश पे फोकस था ना, तो अभी सिर्फ मिस्टर ए के पे फोकस करो। तो फेस वैल्यू 3200, 1600 इंटू 2, और प्रीमियम टोटल माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी किसके साथ एडजस्ट होगा? कितना एक्सेस एप्लीकेशन, यहीं से एडजस्ट करेंगे, बचा ही नहीं पैसा, पूरा यहीं एडजस्ट हो गया और एग्जॉस्ट हो गया। एरियर ऑन अलॉटमेंट, इसका मतलब ये समझ में आता है मिस्टर ए ने प्रीमियम का एरियर किया है, तो जब हम फॉरफीचर करेंगे तो मिस्टर ए का लिए ये प्रीमियम अकाउंट भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ड्यू एंट्री में तो हमने क्रेडिट किया है बट इसने तो पैसा दिया ही नहीं है, और इसका पैसा नहीं मिला तो हमने कॉल्स इन एरियर में डाल दिया। तो एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर हमें इसका ये प्रीमियम अकाउंट बंद करना पड़ेगा। आई बात समझ में? डेबिट करना पड़ेगा, बंद करने का मतलब डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि जब मुझे प्रॉफिट मिला ही नहीं है तो मेरा प्रॉफिट अकाउंट क्रेडिट कैसे हो सकता है? ज्यादा क्रेडिट हो रखा है तो कम करने के लिए फिर से डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन कब डेबिट करेंगे हम इसको? एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। यहां तक क्लियर है? अब मेरा बेसिक सारा एंट्रीज हो जाएगा। बाकी क्योंकि फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का कैलकुलेशन इसलिए नहीं करना क्योंकि वहां पे तो कोई एडजस्टमेंट था भी नहीं, वो तो डायरेक्ट डायरेक्ट टोटल एरियर है, राइट? हम्म। ऐसे टाइप का क्वेश्चन का हमेशा प्रीमियम में एरियर आता ही है। क्या चीज? ऐसे टाइप का क्वेश्चन में हमेशा प्रीमियम में एरियर आएगा ही। हाँ, तभी ये लेवल का क्वेश्चन बनता है, वरना तो बहुत इजी लेवल है, ऐसे ही हो जाएगा क्वेश्चन। अब यहां तक हो गया, मैं पूरा एक पेज छोड़ दिया मैंने कुछ और एक वर्किंग नोट बनाने के लिए, क्योंकि लास्ट में कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए भी आपको वर्किंग नोट चाहिएगा। यहां तक ठीक है? अब बेसिक बेसिक जर्नल एंट्री, पहला एंट्री क्या होता है? एप्लीकेशन रिसीव एंट्री। एंट्री क्या होगा? पहले एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे? नहीं, 70,000 इंटू 3। अरे टोटल एप्लीकेशन तो 70,000 ही आई ना। 2,10,000 बिंग एप्लीकेशन मनी। अब एकदम फ्लो में जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अगला एंट्री क्या करते हैं अपन? ट्रांसफर एंट्री। एंट्री क्या होगा यहाँ पे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर कुछ पैसा तो हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं ना, प्रोराटा वाला, और कुछ लोगों को हम क्या कर रहे हैं? रिफंड। और प्रीमियम था नहीं एप्लीकेशन के साथ, तो ये 2,10,000 है। कैपिटल में कितना लोगों का पैसा जाएगा? 40,000। रिटर्न कितना को करेंगे? समझ में आया? बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। यहां तक क्लियर है? तीसरा एंट्री क्या होता है? अलॉटमेंट ड्यू। किन लोगों से ड्यू करोगे? सबसे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने लोग हैं टोटल? 40,000 लोग।
हमारे शेयर होल्डर है 40,000 और हर एक शेयर होल्डर से कितना पैसा लेना है अलॉटमेंट में? 4 रुपए टोटल। अब इसमें दो एलिमेंट है, एक फेस वैल्यू और एक प्रीमियम। फेस वैल्यू जाएगा कैपिटल में, उतने से मालिक बनेंगे, और प्रीमियम पोर्शन प्रॉफिट अकाउंट में जाएगा। यहां देखो हमने प्रॉफिट अकाउंट पहले ही क्रेडिट कर दिया, लेकिन क्या पैसा मिल गया क्या? बिंग घिसा पिटा ये 10-11 एंट्री है, वही करते रहेंगे पूरे चैप्टर में। ड्यू कर दिया। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होता है? रिसीव। रिसीव एंट्री में हमें देखना है क्या कोई एरियर किया, क्या किसी ने एडवांस दिया, क्या कोई पहले से दे रखा था क्या। राइट। अब पता चला कि टोटल हमने शेयर अलॉटमेंट कितने से डेबिट किया? 1,60,000। लेकिन अलॉटमेंट से रिलेटेड 30,000 तो पहले ही मिल रखा है, क्रेडिट किया था ना सेकेंड एंट्री में, तो उतना तो और क्रेडिट करना नहीं है। तो कितना क्रेडिट करना है? और 1,30,000 मिलना चाहिए। क्या ये पूरा 1,30,000 मिल रहा है क्या? मिस्टर ए ने एरियर कर दिया तो उसका पैसा कहाँ चला जाएगा? कुछ लोग कॉल्स इन एरियर में डालते हैं, कुछ लोग उसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं अलॉटमेंट में, बाद में फॉरफीचर के टाइम अलॉटमेंट अकाउंट बंद कर देते हैं। ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर, कितना एरियर था मिस्टर ए का? 5,200। क्या कोई शेयर होल्डर ने आगे का पैसा भी दिया है क्या अलॉटमेंट के साथ? नहीं। तो इसका मतलब बाकी बचा हुआ पैसा हमें मिल गया। 1,30,000 में से 5,200 माइनस कर दो तो कितना पैसा मिल गया? 124,800। टोटल 30,000 मिला था। वो 1,60 में से 30,000 मिल गया। हाँ, तो 30,000 में तो उसका वो अमाउंट भी आ गया, हाँ, 1,200 रुपया। तो हमने थोड़ी ना एरियर उसका पूरा गिना, 1,200 माइनस करके तो हमने उसका एरियर गिना है। जब 30,000 ऑलरेडी माइनस किया, वो 30,000 में भी तो 1,200। वो तो उसका इंडिविजुअल कैलकुलेशन में हमने निकाला उसका एरियर अमाउंट। तो 30,000 में 1,200 है, तभी तो हमने एरियर 5,200 दिखा रहे हैं, वरना तो हम उसका पूरा अमाउंट ही एरियर पकड़ते ना। दो बार थोड़ी माइनस हो रहा है, वो इंडिविजुअल लेवल पे कैलकुलेशन किया तुमने। और ये टोटल एक ग्रुप है, इस ग्रुप में 30,000 में 1,200 रुपए मिस्टर ए का भी आ रखा है, इसीलिए मिस्टर ए के लिए हमने एरियर कितना किया? 5,200। क्योंकि मिस्टर ए से आपने यहां पे डेबिट कितना किया? 1,600 इंटू 4 करके किया ना। लेकिन क्या पूरा पैसा थोड़ी ना मिल रहा है उससे? आई बात समझ में? जितना मिल गया वो इधर आ चुका, जो नहीं मिला वही तो कॉल्स इन एरियर में डाला है। क्लियर है? ये एंट्री खत्म। एरियर के लिए तो वर्किंग नोट बनाया था। तो बिंग allotment money received। भैया हाँ, भैया ए का भी तो प्रो राटा में हमने पहले एडवांस में लिया था, तो उसका कुछ तो अमाउंट होगा ना जो पहले से दिया हुआ है। ए ने कुछ अमाउंट जो पहले दिया था वो तो मैं पहले ही अलॉटमेंट में डाल चुका हूं, इसी में तो मिस्टर ए भी है। तो बाकी फिर जो बचा एरियर में पैसा। पूरा क्यों आया? क्या चीज? एरियर में फिर पूरा अमाउंट क्यों आया 5,200? पूरा कहाँ आया? आपने थोड़ी ना ए से 5,200 ड्यू किया। अच्छा ए से तो टोटल 6,400 ड्यू किया हमने, अच्छा ठीक है भैया, समझ गया। लेकिन एरियर में तो हम 52 ही दिखा रहे हैं। हाँ यहां तक क्लियर है? फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट कॉल ड्यू, क्या एंट्री होगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, इधर तो प्रीमियम है भी नहीं, कितने लोगों से ड्यू करेंगे? हाँ, 40,000
इंटू 2, 80,000। being first call money due, अगला स्टेप क्या होता है? रिसीव करेंगे। क्या सब लोग अपना फर्स्ट कॉल का पैसा दे रहे हैं क्या? कौन कौन नहीं दे रहा? तो उनका पैसा कहाँ चला जाएगा? कॉल्स इन एरियर में चला जाएगा। ठीक है, ए के पास थे 1600 और बी के पास 2000, तो टोटल 3600 शेयर्स इंटू 2 रुपए। इतने लोग ही तो नहीं दे रहे, और बाकी बचा हुआ सारा लोग अपना पैसा दे रहे हैं। 36,400 इंटू 2 टू शेयर फर्स्ट कॉल। being first call money received, फर्स्ट कॉल का रिसीव एंट्री में किसी को डाउट है तो पूछो। अगला स्टेप क्या होगा? सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, कितने लोगों से ड्यू करेंगे? कम नहीं होगा क्या अभी? क्यों? क्योंकि फॉरफिट नहीं किया तब तक तो शेयर होल्डर है ही, तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में है, हमारा ग्रुप में है, तो कैसे कैसे मैसेज तो उसके पास भी जाएगा। सर हम आएगा तो सारा पैसा ऐड करके दे देगा। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, अपना इसमें एरियर का पैसा मिलने का समय प्लस उस पे इंटरेस्ट का भी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, हायर लेवल्स पे ना उसे एडवांस पे ना एरियर। नॉलेज है कितना रेट है वगैरह क्या है, मैंने तो ये भी बताया कैलकुलेट कैसे करते हैं, बट फॉर द नॉलेज एमसीक्यूज में आ सकता है, तो एमसीक्यूज के लिए ध्यान रखना। ये हो गया। अब अगेन रिसीव एंट्री, सारे लोग देंगे क्या? कौन नहीं दे रहा? ए और बी, तो उसका पैसा कहाँ डाल दे? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। उनके पास कितने हैं? 3600 शेयर्स, 3 रुपए करके। कितना पैसा मिल जाएगा? 1,09,200। being final call money received। ठीक है, यहां तक प्रॉब्लम है तो बोलो। अब अगला स्टेप क्या होगा? फॉरफीचर। अब देखो जनरली दोनों का फॉरफीचर का एंट्री साथ में करना चाहिए, बट फॉर द सेफर साइड जब दो लोगों का फॉरफिट कर रहे हो आप दो अलग अलग एंट्री कर सकते हो, ए का अलग फॉरफीचर एंट्री और बी का अलग फॉरफीचर एंट्री, और आप दोनों को क्लब करके भी कर सकते हो। इफ आप एक प्रो लेवल आ जाओ तो दोनों को क्लब करके कर लेना। अभी एक बार के लिए हम अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है।
पहले सिर्फ मैं मिस्टर ए के लिए कर रहा हूं फॉरफीचर एंट्री। मिस्टर ए का कैपिटल अकाउंट बंद करना पड़ेगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना शेयर्स है मिस्टर ए के पास, इनटू क्या होता है, कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप कितना है उसका, पूरा 10 रुपए फेस वैल्यू, एंटायर फेस वैल्यू। अब मिस्टर ए से रिलेटेड कॉल्स इन एरियर बंद करेंगे हम। मिस्टर ए का कॉल्स इन एरियर क्या क्या था, एक बार रिमाइंड करते हैं। अलॉटमेंट में कितना एरियर किया उसने, 5200। फिर फर्स्ट कॉल में मिस्टर ए ने कितना एरियर किया, सिर्फ मिस्टर ए बोल रहा हूं मैं, 1600 इंटू 2 3200। फिर फाइनल कॉल पे कितना एरियर किया, ये टोटल एरियर है मिस्टर ए का, 5200 अलॉटमेंट पे, 3200 फर्स्ट कॉल पे और 4800 फाइनल कॉल का, तो टोटल कितना वैल्यू हुआ, 13,200 रुपए, राइट। क्या इस बंदे ने प्रीमियम पेमेंट में भी कोई एरियर किया था क्या, वर्किंग नोट बनाया था ना, किया था, तो यानी वो प्रीमियम अकाउंट बंद करना पड़ेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना, 3200 का एरियर था उसका प्रीमियम का, बाकी बचा हुआ पैसा उसने कंपनी को दे रखा होगा, वो कहां चला जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितना रुपए, 6000। और लॉजिकली निकाल भी सकते हो तुम 6000, उसका 1600 इंटू 3 और प्लस 1200 एक्स्ट्रा, उतना ही तो दे रखा है उसने, तो 6000 ही होगा वो। एप्लीकेशन पे 1600 इंटू 3 दिया था, और अलॉटमेंट में फेस वैल्यू से रिलेटेड आ गया ना, 6000 का हिसाब मैच हो गया। बिंग शेयर्स, हाँ मिस्टर ए शेयर्स फॉरफिटेड लिख सकते हैं नरेशन में। समझ में मिस्टर ए का फॉरफीचर का एंट्री। वैसे ही मिस्टर बी का करते हैं, लॉजिकली तो दोनों एंट्री क्लब होना चाहिए, ठीक है, अलग अलग करो कोई बात नहीं, मार्क्स तो उतना ही मिलेगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 2000 इंटू 10 रुपए, पूरा कॉल्ड अप तो पूरा ही था। क्या इसने प्रीमियम में कोई एरियर किया था, तो इसका प्रीमियम रिवर्स करना है, वो तो जा चुका उस अकाउंट में, एक बार गया तो गया, दैट्स अ कैपिटल प्रॉफिट। टू कॉल्स इन एरियर, अब मिस्टर ए का क्या, बी का क्या क्या एरियर था, फर्स्ट कॉल पे कितना हो गया, 4000 का, 2000 इंटू 2 4000, और फाइनल कॉल पे 2000 इंटू 3 6000। बाकी सारा फेस वैल्यू उसने पे कर रखा है, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। 2000 इंटू 3 6000 रुपये वो एप्लीकेशन का, और 2000 इंटू 2 4000 रुपये अलॉटमेंट का, क्योंकि बाकी तो प्रीमियम वाला तो प्रीमियम अकाउंट में जा चुका है ना, और प्रीमियम अकाउंट और फॉरफीचर अकाउंट तो सेम नेचर का है, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। being Mr. B shares forfeited, अब ये दोनों को मर्ज एंट्री भी हो सकता था। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 3200, टू कॉल्स इन एरिया 23,200, टू शेयर फॉरफीचर 16,000, दोनों एंट्री को प्लस कर देने से, हाँ कोई इन दोनों एंट्री को हम प्लस कर सकते थे, अलग अलग भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक समझ में आया, क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं,
री इश्यू करे बाबा, पहले री इश्यू तो करो। अब यहाँ पे री इश्यू में भी कुछ लोग दो एंट्री करते हैं, ए के शेयर्स का री इश्यू का अलग एंट्री और बी के शेयर्स का री इश्यू का अलग एंट्री। बट लॉजिकली एक ही एंट्री करना चाहिए एग्जाम में, ठीक है, ये दो एंट्री नहीं करना चाहिए। बट सीखने के लिए अपन तो कर ही सकते हैं, जब प्रो बन जाएंगे तो सोचेंगे। ये मेरा फॉरफीचर पोर्शन था। अब री इश्यू पोर्शन, पहले किसका री इश्यू करें? मिस्टर ए का। मिस्टर ए का कितना शेयर्स री इश्यू कर रहे हैं हम? 16 का 1600 री इश्यू कर रहे हैं ना? कितने रुपए में री इश्यू कर रहे हैं? बैंक अकाउंट डेबिट 1600 इंटू 8 रुपीज। ₹2 तो डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट का पैसा कहां से निकालेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि जिसको भी हम दे रहे हैं, हम तो उसको ₹10 फुल्ली पेड अप वाला शेयर्स दे रहे हैं ना। अब तो वो फ्यूचर में कुछ भी नहीं देगा, तो मालिक भी उतने से ही बनेगा। इन शेयर्स reissued at the rate ₹8 each। क्लियर है? तो बेचारे बी को क्यों छोड़े? उसका भी तो शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका सारा शेयर्स रीइश्यू नहीं कर रहे। कितना रीइश्यू कर रहे हैं? 1400 शेयर्स। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1400 इंटू 8। तो इसको भी डिस्काउंट हुआ, कहां से आएगा? फोर्टीन हंड्रेड इंटू 2। इट्स जस्ट ए गुड हैबिट कि आप साइड कैलकुलेशन करते हो, खुद ही सिली मिस्टेक से बच जाओगे। 2 शेयर कैपिटल, अगला मालिक कितने से बनेगा? ₹10 से, दैट इज 14,000। नरेशन सेम ही आएगा। समझ में आया? क्वेश्चन तो री इशू तक का ही बोला, लेकिन री इशू होगा तो बाय डिफॉल्ट कैपिटल रिजर्व वाला। अब ए के लिए कैलकुलेट करना बहुत इजी है ना, क्योंकि ए का जितना फॉरफिट किया उतना सारा री इशू कर दिया। तो ए को फॉरफिचर करने में प्रॉफिट कितना हुआ था? 6,000। ए का शेयर्स फॉरफिट करने में प्रॉफिट कितना हुआ? 6,000। ए के शेयर्स को री इशू करने में यूज कितना कर लिया? कितना पैसा बच गया? 6,000 का प्रॉफिट हुआ, 3200 यूज कर लिया तो 2800 बच गया। ये पैसा कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व। बहुत इजी बन गया कैपिटल। जब अलग अलग करते तो इजी, क्लब करते हो तो थोड़ा सा फोकस रहना पड़ता है भाई, किसका वैल्यू कहाँ से आया। एग्जाम में कर सकते हैं अलग अलग, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं कैपिटल रिजर्व का एंट्री करूँ, पहले मिस्टर ए का कर दूं। मिस्टर ए में तो टेंशन ही नहीं है, जितना पैसा बचा वो सारा ही कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। समझ में आया? 6,000 minus 3,200, that is 2,800। Being amount transferred, ए का कहानी खत्म, बी का बच गया।
क्या बी में भी सेम ऐसे ही कर सकते हैं क्या? बी का क्या जितना हमने फॉरफिट किया उतना सारा रीइशू कर दिया क्या? 2000 फॉरफिट किया था, रीइशू कितना किया? 1400। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? 1400 पे जो प्रॉफिट हुआ था वो निकालना है। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ रीइशूड शेयर्स, जो शेयर्स रीइशू कर रहे हैं उनको फॉरफिट करने में कितना प्रॉफिट हुआ था वो निकाल रहे हैं हम। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था बी के शेयर्स के लिए? 2000 शेयर्स फॉरफिट करने में, 2000 शेयर्स फॉरफिट करने में प्रॉफिट कितना हुआ था? 10,000। ये तो 2000 के लिए है। 10,000 डिवाइडेड बाय 2000 करेंगे तो एक शेयर का आ जाएगा, इनटू 1400, कितना वैल्यू आ जाएगा? $7,000। यही तो आया, सिर्फ 1400 से रिलेटेड। बाकी 600 तो फॉरफीचर में रहेगा ही। इसमें से कुछ यूज कर लिया ना, डिस्काउंट ऑन रीइशू। बी वाले शेयर्स में कितना डिस्काउंट दिया था हमने? 2800 का। तो ये जो बच गया कहाँ चला जाएगा? एक्सेस टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आया? बी के लिए ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि पार्ट रीइशू हुआ है, टोटल रीइशू नहीं हुआ जितना फॉरफिट किया था। तो एंट्री क्या होगा? सेम ही होगा जो ए के लिए किया। एंट्री में क्या दिक्कत है? एंट्री तो सेम ही होना है, बस वैल्यूज बदल जाएगा। एंड लॉजिकली ये दो एंट्री भी मर्ज होना चाहिए। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आया? दैट्स द हाईएस्ट लेवल। एग्जाम में तो वो सीबीएसई बोर्ड जिससे ऊपर का औकात नहीं है, और प्लस दो कैटेगरी का फॉरफीचर ऐसे पूछेगा भी नहीं। पूछ लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर दिस इज द हाईएस्ट लेवल होता है जो सीबीएसई पूछ सकता है। बाकी हम इससे भी ऊपर कभी का लेवल कर लेंगे जहाँ पे पता चलेगा कि क्वेश्चन बोल रहा है अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करना है, और उसका पैसा तो आगे कॉल्स तक भी जा रहा है, तो रिफंड कैलकुलेशन करना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट वो सब एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन नहीं है, जस्ट खुद के प्रैक्टिस के लिए हम हाई लेवल क्वेश्चंस करते रहते हैं, ठीक है। बट इससे ऊपर लेवल एग्जाम्स में नहीं आता, कितने भी आप पेपर्स निकाल के देख लो, दिस इज द लास्ट लेवल जो एग्जाम में देखने को मिलता है। समझ में आया? अलग अलग करने से इजी भी लग रहा था, यही करने का लगे एग्जाम में समय रहेगा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग किया, पेंसिल से दोनों को ऐड करके मर्ज एंट्री कर देना, फिर काट देना जो अलग अलग एंट्री किया था, या मिटा देना उसको, कहानी खत्म। अब जैसे आपने ये अलग अलग एंट्री कर लिया एग्जाम में, ठीक है, बाद में इसको मिटाया, दोनों को मर्ज एंट्री कर दिया, वैसा भी तो कर सकते हैं। फॉरफीचर में भी, री इशू में भी, सब में ऐसा कर सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। योर टास्क विल भी इतना अच्छे से रिवाइज कर लेना, और बाकी एडमिशन तक तो रिवाइज करते रहो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।